यह इतिहास का सबसे अन्यायपूर्ण बास्केटबॉल खेल है। एक ऐसी टीम जिसका कोई मुकाबला नहीं। जर्मन नाजी जो ताकतवर और घमंडी लोगों से लड़ते हैं, यहाँ तक कि जज भी नाजी हैं, लेकिन टीम फिर भी ऐसी है। खिलाड़ियों में ब्राजील के बास्केटबॉल के राजा और इंग्लैंड टीम के कप्तान बॉबी मूर शामिल हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के एक युद्धग्रस्त कैंप में कई मित्र राष्ट्रों के कैदी बंद थे। कैदियों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा गया था। एक श्रेणी हमेशा जिंदा रहने की योजना बनाती थी, जबकि दूसरी हमेशा फुटबॉल खेलती थी। टीम के कप्तान किर्बी ब्रिटिश राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी थे। उनके संगठन के तहत खिलाड़ी अपने आप 4 टीमों में बंट गए। एक गैर पेशेवर लीग आयोजित की गई। नए नियुक्त शाओशियाओ ने कैदियों को फुटबॉल खेलते देखा। वह बहुत उत्साहित हुआ। उसने एक फुटबॉल फ्रेंडली मैच आयोजित करने का निर्णय लिया। जर्मन सेना बनाम जर्मन सेना। किर्बी इसके सख्त खिलाफ थे। वह जर्मनों के साथ फुटबॉल नहीं खेलना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि जर्मन दूसरों के मनोरंजन का साधन बने, इसलिए शाओशियाओ चुप रहा जब तक कि किर्बी सहमत न हो जाए। मूल रूप से जर्मन सेना में एक छोटा सा खेल था। अप्रत्याशित रूप से इसने उच्च वर्ग की रुचि जगा दी। वह जर्मन नाजी प्रणाली को तुच्छ समझते थे। साथ ही इससे पहले जर्मन फुटबॉल ने कभी ब्रिटिश को नहीं हराया था, इसलिए उन्होंने सहमति दी कि अगर इस बार वे जीत गए तो वे दुनिया को प्रोत्साहित करेंगे। किर्बी ने यह उम्मीद नहीं की थी। एक फ्रेंडली गेम वास्तव में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाएगा। खिलाड़ियों का चयन मानक भी और सख्त हो गया। यह अमेरिकी हाची माओसुई का विचार था। उसने सक्रिय रूप से भाग लेने की मांग की, क्योंकि उसे फुटबॉल पसंद नहीं था, बल्कि टीम के ढीले प्रबंधन को वह महत्व देता था। उसका एक ही मकसद था, वह शिविर में थोड़े समय में जीतना चाहता था। उसे लगातार 3 बार प्रमोशन मिला। हालांकि वह अंततः असफल रहा, फिर भी उसने अपनी सकारात्मकता नहीं छोड़ी। कुछ दिनों के निरीक्षण के बाद उसे लगा कि टीम का सुबह का गार्ड जिम्मेदार नहीं है। वह हमेशा दरवाजे पर होता था। टीम में लोगों की संख्या और यही इस बार की उसकी योजना की कुंजी थी। लेकिन टीम में कैसे शामिल हो? अगले समय में किर्बी ने कुछ खिलाड़ियों की भर्ती की और उसकी सबसे बड़ी खोज एक खिलाड़ी था जो मैदान के बाहर गेंद के पीछे देखा था। बैकसेन गेंद की चाल स्वतंत्र थी। गेंद का एहसास भी बिल्कुल सही था। जर्मनों के खिलाफ फुटबॉल कैसे खेलोगे? क्यों नहीं? टीम का दृष्टिकोण धीरे धीरे पूरा होता है। हाची अभी भी हार नहीं मानता, लेकिन उसने पहले सिर्फ ऑलिव बॉल खेला था। यह फुटबॉल बिल्कुल नहीं था। कुछ खरोंच और नीले निशान, यह और भी मजेदार था। इससे किर्बी को उससे थोड़ा घिन आने लगा। हाची टीम में शामिल होना चाहता है, सिर्फ खिलाड़ियों की सुविधाओं का आनंद लेने के लिए। जब देखा कि किर्बी बहुत दृढ़ है, हाची को अपनी योजना बतानी पड़ी। उसे पता था कि अगर योजना असफल हुई तो क्या परिणाम होंगे। फिर भी वह इसे साहसपूर्वक आजमाना चाहता था, क्योंकि उसके लिए अगर मरना भी पड़े तो स्वतंत्रता की हवा में मरना चाहिए। यही वजह थी कि हाची को अस्थायी रूप से सहायक के रूप में रहने दिया गया। अगले दिनों में वह हर दिन टीम के साथ प्रशिक्षण करता है। शारीरिक प्रशिक्षण से लेकर तकनीकी सुधार तक, फिर रणनीतिक योजना तक, हर दिन बहुत व्यस्त रहता है। जहां तक मैदान पर उसकी स्थिति की बात है, किर्बी ने भी दिमाग लगाया। चूंकि वह ऑलिव बॉल खेल सकता था, इसका मतलब था उसका बायां हाथ ज्यादा लचीला है। तो जब टीम में कोई गोलकीपर नहीं था तो उसे इस स्थिति पर लगाने का सोचा गया। यह शायद एक अच्छा विकल्प था। यहाँ तक कि बेली पेले ने कहा, तुम ठीक से किक नहीं मारते, ठीक से ड्रिबल नहीं करते, लेकिन तुम एक अच्छे गोलकीपर हो सकते हो। और ठीक उसी समय जब सब कुछ गुप्त रूप से चल रहा था, एक अचानक स्थिति ने हाची की योजना तोड़ दी। उसकी मदद करने वाला एक नकली युद्ध अधिकारी ने सुना कि हाची टीम में शामिल हो गया है, तो उसने अपनी मंजिल बदल दी और टीम के साथ पेरिस जाने की इच्छा जताई। फ्रेंच रेजिस्टेंस संगठन की मदद से उन्होंने पूरे युद्ध बंदी गठबंधन को बचाया। कैद से भागना हाची की प्राथमिकता थी और योजना में बदलाव शिविर के लिए बड़ा झटका था। लेकिन टीम को बचाने के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। महीने की सबसे अच्छी रात को, जब पहरेदार तैयार नहीं थे, हाची पाए के सहारे बाड़ पर चढ़ गया। फिर लोहे की जाली को खोला और गांव में छिप गया। देर रात तक हाची ने आधिकारिक तौर पर काम शुरू किया। वह छत पर चढ़ा, जाली काटी, पहरेदारों की हलचल देखी और फिर मौका देखकर निकल गया। फिर बिना रोशनी वाली जगह से होकर सख्त पहरे में आगे बढ़ता गया। हाची का मूड अच्छा था। योजना के अनुसार जब अंदर का गार्ड चला गया तो वह कार पर चढ़ गया। फिर दोनों हाथों से कार का किनारा पकड़ लिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कैदी इतना साहसी होगा कि सामने के दरवाजे से ही भाग जाएगा। एक बार फिर हाची भागने में सफल रहा।
बाहर निकलने के बाद उसने नकली पहचान से पेरिस की टिकट खरीदी। पूरे रास्ते वह पेरिस में अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस संगठन से संपर्क करने में सफल रहा। पूरी जांच के बाद रेजिस्टेंस संगठन ने एक विस्तृत बचाव योजना बनाई। सबसे भरोसेमंद तरीका यह था कि वे जॉइंट एलायंस मिलिट्री कंपनी के चेंजिंग रूम तक सुरंग खोदें। इस तरह वे मध्यांतर में सबको एक साथ भागने में मदद कर सकते थे, लेकिन इसके लिए एक शर्त थी कि कोई अंदर जाकर यह सूचना दे। और सबसे अच्छा उम्मीदवार बिल्कुल हाची था। बेचारे हाची के लिए यह जैसे आसमान से बिजली गिरने जैसा था। उसने भागने में 1 साल लगाया, अब फिर वापस जाना था, लेकिन एक कैदी होने के नाते उसे पता था कि शिविर का अंजाम क्या होता है, इसलिए थोड़ी हिचक के बाद उसने फिर वापस जाने का फैसला किया। जब उसने वापस शिविर में प्रवेश किया तो कैदी अधिकारी को तुरंत समझ में आ गया कि योजना बदल गई है। लेकिन हाची वापस आया तो उसे लॉक रूम में बंद कर दिया गया। उसका संपर्क टूट गया, इसलिए वे किर्बी के पास गए और उसे सारी बात बताई। फिर उससे हाची को छुड़ाने की गुजारिश की, क्योंकि उसकी लाई गई जानकारी बहुत अहम थी। तो किर्बी ने सैन्य अधिकारी से कहा कि हाची को जरूर रिहा करें। कारण बताया कि उसके पास सिर्फ हाची ही गार्ड है। विश्वास बढ़ाने के लिए उसने मौजूदा कमांडर का हाथ तक तोड़ दिया। सब कुछ बचाव के लिए तैयार था। टीम ट्रेन में सवार हुई स्टेडियम के लिए और पेरिस में रेजिस्टेंस संगठन ने भी सुरंग खोदना शुरू कर दिया। इस खेल का राजनीतिक महत्व प्रतिस्पर्धा से भी ज्यादा था। जर्मनी से दबे हुए पेरिस के नागरिक उम्मीद कर रहे थे कि टीम जर्मनी को उनके घर में हराएगी, इसलिए दर्शकों की संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा